डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चुंबकीय मैग्नेटिक चैप्टर वाले ही का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप का मतलब हो गया क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूरी ताप क्या है और क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं क्यूरी ताप के बारे में। आपने इसके पहले पढ़ चुका कि एक जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और पांचवा है लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। इसको आप जानते ही हैं कि इसका नाम क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको बोलते हैं हम लोग डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका नाम है फेरी। इसका नाम है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। 5 तरह का होता है। देखिए, ऐसा देखा जाता है क्यूरी लॉ। क्यूरी ताप से पहले में पढ़ना होगा क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी भी पदार्थ का, अगर हम कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, अगर उसके ताप को बढ़ाया जाए तो उसके जो चुंबकत्व का गुण होता है वह समाप्त होता जाता है। क्यूरी के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब किसी चुंबकीय पदार्थ के ताप को बढ़ाया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के साथ घटती जाती है। क्या होता है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप के घटती जाती है। इसको हम दिखाते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का I is proportional to, mostly proportional to 1/T।
ठीक है। अब क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप क्या है, इसके बारे में जानना होगा। क्यूरी ताप देखेंगे हम लोग कि वह ताप, क्यूरी ताप वह ताप जिसके नीचे पदार्थ में लोह चुंबकीय गुण विद्यमान होता है और उसके ऊपर वह अनुचुंबकीय हो जाता है तो उसी ताप को उस पदार्थ का क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी का नियम, क्यूरी ताप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसको हम लोगों ने जाना। इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय शैथिल्य लूप। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय शैथिल्य लूप, चुंबकीय शैथिल्य लूप, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप, चुंबकीय शैथिल्य लूप या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप जो है, इसको हमें सबसे पहले समझना चाहिए, फिर इसके बारे में हमें नोट्स भी बनाना होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं कि क्या है चुंबकीय शैथिल्य लूप क्या है। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है और आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि शैथिल्य लूप क्या है। लिखा है कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के नमूने स्पेसिमेन को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र H में रखा जाता है, तब चुंबकीय प्रेरण के कारण लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इसको हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के नमूने को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र H में रखा जाता है, तब चुंबकीय प्रेरण के कारण लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। सही बात है। पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को I से प्रदर्शित करते हैं। इस चुंबकत्व का मतलब ये हो गया कि जो इसमें चुंबकन का जो गुण है, जो इसकी इंटेंसिटी है, कि वो कितनी इंटेंसिटी उसमें जनरेट होती है, तो उसको I से प्रदर्शित करते हैं। आगे है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H की तीव्रता को X अक्ष पर तथा पदार्थ पर उत्पन्न चुंबकन I को Y अक्ष पर दर्शाया गया है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H का मान विद्युत धारा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो H दिख रहा है, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, उसको हम लोग बाहरी विद्युत धारा के द्वारा नियंत्रित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H को परिवर्तित करने से पदार्थ का चुंबकन I परिवर्तित होता है। चित्र के अनुसार H के परिवर्तन के साथ I में परिवर्तन दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए,
ये जो है कोई लो चुंबकीय पदार्थ का कोई मान लीजिए स्पेसिमेन है, और उसको क्या है कि किसी एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए प्लस एच माइनस एच दिखाया गया, तो एक्सिस दिखाया गया है, इसमें रखा गया है। जब इसमें रखा गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मतलब ये हो गया कि चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इसमें जो है चुंबकन का गुण आता है। परंतु जब हम लोग इस H की वैल्यू को चेंज करते हैं तो जो I का मान, जो चुंबकीय तीव्रता है, उसका मान क्या होता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। देखिए, जब H की वैल्यू 0 थी, यहाँ देखना होगा, जब H की वैल्यू जब 0 थी तो I की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। जैसे जैसे H की वैल्यू को बढ़ाया जाने लगा, वैसे वैसे क्या हुआ कि जो I थी इसकी भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, जब हम लोग इसको, जब H की वैल्यू जब बढ़ने लगी और O से F तक हुई, तब तक जो प्लस जो I की वैल्यू थी, जो इंटेंसिटी थी, वो A तक पहुँच चुकी थी, वह A पर पहुँच गई। ठीक है, A पे पहुँचती है, और इस वैल्यू पर पहुँच करके वो क्या होता है, वह संतृप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग H की वैल्यू को कितना भी बढ़ाएं तो I की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई स्पेसिमेन लिया गया, उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, ये प्लस H, ये माइनस H, आई हो गया। तो जब हम लोग जब इसकी वैल्यू 0 थी तो I की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। जब H की वैल्यू को बढ़ाया जाने लगा तो I की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ने लगी, और एक ऐसा वो मिला कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा, ये O से शुरू हुआ और A तक पहुँचा। फिर हुआ क्या कि अगर हम H की वैल्यू को, अगर हम मान लीजिए हम यहाँ तक बढ़ाए कि ये, इसके बाद H की वैल्यू को बढ़ाते रहिए, A की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, वो मैग्नेटिकली जो है सेचुरेट हो गया, मतलब वो संतृप्त हो गया। फिर जो है H की वैल्यू को अगर कम किया जाए तो ऐसा देखा गया कि जो I की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लगी, और जब H की वैल्यू 0 आ गई, जब 0 आ गई तो I की वैल्यू 0 नहीं हुई, बल्कि उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण जो है अभी विद्यमान रहा। फिर इसके बाद से इसकी वैल्यू को हम लोग धीरे धीरे H की वैल्यू को नेगेटिव दिशा में कम किया गया और दूसरे दिशा में इसको बढ़ाया गया, तो इसकी वैल्यू घटते हुए कहाँ पे पहुँची, C पे पहुँची। अब देखिए, जब H की वैल्यू जब 0 थी तो I की वैल्यू 0 नहीं हुई, बल्कि इसकी कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू मिली, इसको हम बोलते हैं धारणीयता, इसको हम बोलते हैं धारणशीलता। इसको नाम क्या है, रिटेंटिविटी, इसको रिटेंटिविटी कहा जाता है। उसमें कुछ न कुछ क्या हो गया कि H की वैल्यू 0 होने के बाद भी इसमें कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, जिसको हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं। फिर H को विपरीत दिशा में बढ़ाया गया तो इसकी वैल्यू B से C पर पहुंचा, और C के पास पहुंचने के बाद वो इससे अगर आगे बढ़ाया जाने लगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव दिशा में बढ़ने लगी, और वो कहाँ तक पहुंचा, वो पहुंचा D तक। D पर पहुंचने के बाद पुनः जो है इसकी वैल्यू को अगर कितना भी बढ़ाया जाए तो इसके आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल क्या होता है, जब H की वैल्यू को अब हम लोग कम करते हैं तो I की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती जाती है, परंतु वह उस दिशा को फॉलो नहीं करती है जिस दिशा से वह लौट करके आती है। फिर क्या हुआ कि वह जब वो H की वैल्यू जब 0 हो गई, जब कम होते हुए 0 आ गई, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हुई। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू मिला, फिर ये क्या करता है, ये D से, फिर E से, फिर F से होते हुए ये क्या होता है, और पुनः जो है A पर पहुंच जाता है,
और इस प्रकार क्या होता है कि एक लूप बनता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। इसका नाम क्या है? चुंबकीय शैथिल लूप कहा जाता है इसी को। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि जब इसकी वैल्यू OC के बराबर है, जब इसकी वैल्यू OC के बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर चुंबकन क्या हो गया, जो I की वैल्यू थी इस पॉइंट पे आकर के जीरो हो गई। तो इस पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उसको हम लोग निग्राहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट पे जो H की वैल्यू होती है उसको निग्राहिता कहा जाता है। मतलब इस अब आप ऐसे कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिस पर लो चुंबकत्व में चुंबकन का गुण समाप्त हो जाता है, तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम लोग निग्राहिता कहते हैं। इसको निग्राहिता का नाम दिया जाता है, इसी को हम लोग निग्राहिता बोलते हैं। इसका नाम इसको बोलते हैं कोरक्विटी। इसका नाम क्या है? कोरक्विटी इसको हम लोग निग्राहिता बोलते हैं। तो इस प्रकार जो लूप हमको प्राप्त होता है, इसी लूप का नाम क्या है? चुंबकीय शैथिल्य लूप। इसका नाम है चुंबकीय शैथिल्य लूप। इसी को हम लोग चुंबकीय शैथिल्य लूप या इसका नाम है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप। इसी को हम लोग मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय शैथिल्य का क्या उपयोग है। इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।